हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके फेज 2 और फेज 3 नेट जेआरएफ एग्जाम की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी होगी। और उसी सीरीज में मैं आपके लिए एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ऐसे टॉपिक जो पेपर 1 में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं और जिनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, वो टॉपिक कौन से हैं जिन्हें आपको मस्ट पढ़ के ही जाना है। अगर आप उन टॉपिक्स को छोड़ते जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पेपर में कठिनाइयां आपके सामने आ सकती है, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे पहले तो ऐसा होता था, एक ही दिन या 2 या 3 दिन के अंदर ही पूरी एग्जाम हो जाती थी, तो ज्यादा टॉपिक्स का रिपीटेशन नहीं होता था। पर अभी आपके पास क्या है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस तरह का है कि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है ना, और उसमें जो सिलेबस है वो इतना सा है, 10 यूनिट जो कॉमन है, और वो बार बार उन्हीं से क्वेश्चन लेना है एनटीयू को। तो एनटीयू के सामने भी समस्या है कि सभी टॉपिक्स वह लेता है, फिर भी हमने सारे प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद ये निकला है कि ये टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं हर बार, या ये कहें कि एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, सभी शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते जाना है, तैयार करते हुए जाना है। तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप ये मान कर ले मोस्ट ऑफ सिलेबस आपका इसी में आ जाता है। साथ ही आपको बता दूं, जो दिसंबर 2022 का नेट जेआरएफ एग्जाम है उसके लिए पेपर 1 की क्लासेस और टेस्ट सीरीज सभी आपको हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर लर्निंग ऐप है उस ऐप पर आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। जिसमें ये सिर्फ पेपर 1 के लिए रहेगा, है ना। और जो आपको इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप पर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज भी आपको वहां पर मिलते हैं, जो भी आप वहां से अवेल कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ये मेरे बारे में, मेरा नाम है जितेंद्र, राजस्थान जयपुर से बीएससी किया हुआ है, पीसीएम से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, पीएचडी अभी चल रही है। इसके अलावा 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कुछ इस तरह का आपको गूगल प्ले स्टोर पर दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, पहली जो यूनिट आपकी रहने वाली है ना, पहली यूनिट कौन सी, शिक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट से आपके शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग ये पूछा ही पूछा जाता है। टीचिंग में आईसीटी का प्रयोग स्वयं प्रभा वाला हो गया, है ना। बच्चों की मूल्यांकन की प्रणालियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में पूछा जाता है। बच्चों में जो मूल्यांकन का स्तर है वो आप देखते हैं। कम्युनिकेशन वो अलग में आएगा, जो बच्चों में मूल्यांकन आप किस तरह से करोगे वो भी आता है। शिक्षण के स्तर और कैरियर के स्तर, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको देखते ही जाने हैं। एक तो स्वयं प्रभा, एक शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग, बच्चों के मूल्यांकन प्रणालियां, और शिक्षण के स्तर और कैरियर के स्तर। इसके अलावा आता है रिसर्च। रिसर्च में ही तो जाना है, जेआरएफ पढ़ने का मतलब क्या है, रिसर्च में ही जाना है, और रिसर्च से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। रिसर्च के स्तर कितने हैं, जो 7-8 स्तर इसमें दिए हुए हैं उनसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है गुणात्मक और मात्रात्मक शोध क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, इनसे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। अंतर भी पूछ लेता है, गुणात्मक और मात्रात्मक की विशेषताएं भी पूछ लेता है, ये आपको आता ही आता है। उसके बाद में आता है डाटा क्या होते हैं, प्राथमिक डाटा, द्वितीयक डाटा, ये किस तरह से इनमें विभेद किया जाता है, प्राथमिक डाटा में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। डाटा लेंगे तो किस तरह से लेंगे, आखिरी जिसे हम बोलते हैं ना, समग्र क्या होता है, प्रतिदर्श क्या होता है, सैंपलिंग जिसे हम बोलते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन आपका बहुत आते हैं। नमूना सर्वेक्षण और प्रदत्त, ये भी हो गया। विवरणात्मक शोध क्या होता है,
इससे भी आपको पूछा जाता है। वस्तुनिष्ठ शोध और व्यक्तिनिष्ठ शोध, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा शोध में आईसीटी का प्रयोग, आईसीटी तो हर जगह आएगा, आप जान रहे हैं, हम आपसे जुड़ रहे हैं उसमें भी आईसीटी है। और आजकल लॉकडाउन के बाद में जो आईसीटी का प्रयोग बढ़ा है टीचिंग में, वो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करता है। तो ये सारा आईसीटी का प्रयोग है वो देखने को हमें मिलेगा। आई होप आप इसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो, जो टॉपिक आपको लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टॉपिक मैं आपको बताने आया हूँ कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना चाहिए, मतलब मस्ट रीड आपको ये टॉपिक पढ़ने ही चाहिए। इन टॉपिक्स में भी जो आपको डाउट हो आप कमेंट में बताएं कि सर इस टॉपिक के बारे में आप हमें हेल्प करें, या कुछ भी जो भी आपको डाउट हो तो आप मुझे बता देना, उस पर हम प्रॉपर वीडियो बना दें, ठीक है। तो पर ये टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है, ये मेरी बात, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन यानी बोध। बोध वाले में आपको जो पैराग्राफ आएगा उससे 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। और ये ऐसे मान के चलो ये तो आना ही आना है। अब ये एनवायरनमेंट से भी आ सकता है, इकोनॉमी से भी आ सकता है, पर एनवायरनमेंट इकोनॉमी से आने बंद हो गए हैं। ये आपके साइकोलॉजी, टीचिंग से, संप्रेषण से, इनसे आने लग गए, जिनकी भाषा थोड़ी सी, अगर हम बात करें हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी टफ रहती है। तो मैं यही कहूंगा आपको, एक बार जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनसे इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते जाएं, जिससे क्या है वो लैंग्वेज पढ़ने में आपको बोरियत ना हो। आप ऐसे छोड़ो यार समझ में तो आ नहीं रहा कुछ, है ना, तो ऐसी समस्या ना हो। आप इसकी बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाएं, पढ़ते हुए जाएं, तो आपको इसमें वहां पर जो हिंदी पढ़ने में वो आसानी महसूस होगी, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन आने निश्चित है। पैराग्राफ आएगा, है ना, उस पैसेज से 5 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। पर फिर से बोल देता हूं, लैंग्वेज सबसे बड़ी बाधा आपके लिए यहाँ पे बन सकती है। हिंदी में लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी की जो उसमें हिंदी आती है उस लेवल की हिंदी की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो एक बार ये ध्यान रखना। फिर आ जाता है संप्रेषण, कॉम्प्रीहेंशन, वो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है संचार या संप्रेषण, उसका अर्थ क्या होता है, कक्षा संप्रेषण क्या होता है, किस तरह से कौन सा संप्रेषण अच्छा माना जाता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। संप्रेषण में बाधाएं कौन कौन सी आती है, इससे भी क्वेश्चन आता है। और प्रभावी संप्रेषण में कौन से गुण होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या है और सोशल मीडिया का प्रभाव इसमें किस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक्स हैं संप्रेषण, कॉम्प्रीहेंशन में, वो सॉरी कम्युनिकेशन में, ऊपर कॉम्प्रीहेंशन लिखो, चलिए, तो कम्युनिकेशन में वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन्हें आप फिर से अर्थ हो गया, कक्षा संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, प्रभावी संप्रेषण के गुण, मास कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया वाला, तो ये सारे हैं वो आपके महत्वपूर्ण रहने वाले। चलिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट 5th यूनिट मैथ में संख्या श्रेणी, प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि, ये निकाल जाना। जिन्हें मैथ ज्यादा नहीं आती, ठीक है, जिन्हें ज्यादा आती है वो थोड़ा जैसे समय, काम, दूरी वाला, ये नदी वाला, ये भी निकाल सकते हैं। वरना जिसे ज्यादा नहीं आती वो इन पे तो फोकस करना ही करना। एक तो संख्या श्रेणी आती ही आती है, जैसे 2, 4, 6, 10, 12, यहाँ पे कौन सा आएगा, 8 आ जाएगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वो तो आता ही आता है आपका। प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि, ये आप देख लेना। इससे अलावा जो 6th यूनिट है उसमें कौन सा हो जाएगा, आपके डीआई हो जाएगा। डीआई मतलब जानते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी उसमें भी 5 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो 5 क्वेश्चन कॉम्प्रेशन, 5 क्वेश्चन डीआई, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब उस डीआई में क्या आएगा आपके, वो कोई सी भी शिफ्ट में हो, ऐसे सारणी आ जाएगी या पाई चार्ट आ सकता है, ठीक है। उससे आपको डाटा दिया हो रहेगा, उसे सोल्व करना है। उस सोल्व में भी आपका औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि यही निकालना उसमें रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस अच्छे से करते जाना, सोच समझकर आंसर आपको देना है, ज्यादा घबराहट वहां पे नहीं दिखानी। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्हें मैथ थोड़ा सा हार्ड लगता है, ठीक है। तो आज
आसानी से हो जाएगा, इतना ज्यादा हार्ड यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ये भी है कि मैथ के क्वेश्चन नेट वाली एग्जाम में ज्यादा हार्ड नहीं आते, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता यहाँ पे जरूर रहेगी। फिर आते हैं यूनिट 8 में, जिसमें आपको कंप्यूटर वाली यूनिट है। ठीक है, इसमें आईसीटी है ना, इसमें हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर में अंतर, ये आ जाता है। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, ये पूछ लेता है। मेमोरी डिवाइस, ये बार बार पूछता है ना, मेमोरी में मेमोरी नंबर जीबी में कितना होता है, टीबी में कितना होता है, ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है। बाइनरी नंबर चेंज करना मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, वो भी आपसे आता है। कंप्यूटर की पीढ़ियां पूछ सकता है ना। सर्च इंजन है ना, गूगल हो गया, इनके बारे में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है ना, तो ये पूछा जाता है। याहू हो गया, गूगल हो गया, पूछे जाते हैं इनके बारे में। ईमेल के कार्य, ईमेल के प्रकार, सीसी वो भेजते हैं हम, बीसीसी भेजते हैं, तो वो किस तरह से, उनमें अंतर क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले जो हो रखी है, जो कराई जा रही है सरकार के द्वारा, जो अनुसंधान उन्होंने किए हैं, उच्च शिक्षा में हम किस तरह से डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, ये भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 8 टॉपिक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, बाइनरी नंबर, कंप्यूटर की पीढ़ियां, सर्च इंजन, ईमेल और उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। फिर 9 यूनिट आती है एनवायरमेंट, तो उसमें एसडीजी और एमडीजी जो गोल है उनके बारे में, कब ये लागू हुए, कौन सी सन में हुए, कब तक इन्हें पूरा करना है ना। फिर उसके बाद में लक्ष्य क्या है, भारत के लक्ष्य कौन से हैं, सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव, इनके बारे में तो आते ही आते हैं क्वेश्चन। अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, ओजोन का जो प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, रामसर साइट, ये क्या है। पेरिस समझौता कब आया था, 2015 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पृथ्वी सम्मेलन रियो 20, पृथ्वी सम्मेलन 1992, रियो +20 है ना, जोहान्सबर्ग सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय सौर संधि, इसका मुख्यालय कहां पे है ना, ये भारत में ही है मुख्यालय इसका, चलो बताना मुझे कमेंट में। तो इनसे आपके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, इनसे जरूर से जरूर आएंगे, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि इससे बाहर आएगा भी नहीं, सीधे सीधे 2-4 फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो हम देख लेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट यूनिट जो इसमें रहती है आपके हायर एजुकेशन, तो इसमें हायर एजुकेशन में यूजीसी का गठन कब हुआ, उसके कार्य क्या है, और इसमें यह भी है कि अब जो यूजीसी स्कॉलरशिप देने का कार्य कर रही है वो शिफ्ट हो रहा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो ऐसी स्थिति में यूजीसी के कार्य और उसके गठन से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एनसीईआरटी के बारे में पूछ लेगा, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ, एनसीईआरटी का कार्य क्या है, सिलेबस में किस तरह से एनसीईआरटी चेंज कर सकता है। रैंकिंग, हायर एजुकेशन में जो उच्च संस्थाएं हैं उनकी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड और भारत वाली दोनों पूछ लेता है। नेक्स्ट क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ये सोचना ही मत कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी शिफ्ट में सभी पेपर में इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। राष्ट्रपति चुनाव, हालांकि पॉलिटी से क्वेश्चन कम आने लग गए, पर फिर भी इस साल राष्ट्रपति चुनाव हुआ है तो मुझे लग रहा है कि इससे आ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा सीटें सर्वाधिक कौन से में है, सबसे कम कौन से राज्य में। कौशल आधारित शिक्षा क्या होती है, इससे भी आ सकता है क्वेश्चन। और परंपरागत और गैर परंपरागत अधिगम कार्यक्रम है वो कौन से चलाए जा रहे हैं, उसमें क्या अंतर रहता है। तो इस तरह से हमने टोटल 10 की 10 यूनिट देखी, जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, इन क्वेश्चन इन टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। मोस्टली आपने पढ़ लिया होगा, रिवीजन टाइम आपका चल रहा है सभी का। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है ना,
या इसमें आपको कठिनाई महसूस हो सकती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो मेरे नंबर है वो कितने हैं, 73398354। तो हम आपके हर प्रकार का हेल्प करने का प्रयास करेंगे। जो आपका JRF का ड्रीम है वो बस पूरा होना चाहिए, उसमें माध्यम हमारा भी थोड़ा सा सहयोग हो सकता है। तो प्रयास करें, टॉपिक सारे कवर करें, नहीं आता है कमेंट करें, मैसेज करें और उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप सभी का पेपर अच्छा जाए। धन्यवाद।